हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जहाँ होंगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग वंशागति यानी कि जो हेरिडिटी वर्ड है, एज ए एग्जाम में नज़दीक आ रहा है और उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हेरिडिटी। उसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे आखिर हेरिडिटी होता क्या है, और इसके बारे में फुल हम लोग हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। जिसका हेरिडिटी का अगर बोले हिंदी मीनिंग तो अनुवांशिकता होता है, जिसे वंशानुक्रम या जैविक वंशानुक्रम भी कहा जाता है। माता पिता से उनकी संतानों में गुणों का स्थानांतरण है, या तो अलैंगिक प्रजनन या यौन प्रजनन के माध्यम से संतान कोशिका या जीव अपने माता पिता की अनुवांशिक जानकारी प्राप्त करता है। अनुवांशिक के माध्यम से व्यक्तियों के बीच भिन्नता जमा हो सकती है और प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का कारण बन सकता है। जीव विज्ञान में अनुवांशिकता का अध्ययन अनुवांशिकी कहलाता है। इसके साथ ही अगर बात करें तो मनुष्यों में आंख का रंग विरासत में मिली विशेषता का एक उदाहरण है। एक व्यक्ति को माता पिता में किसी एक से भूरी आंख विशेषता विरासत में मिल सकती है। वंशानुगत लक्षण जीन द्वारा नियंत्रित होते हैं और किसी जीव के जीनोम के भीतर जीन के पूरे सेट को उसका जीनोटाइप कहा जाता है। किसी जीव की संरचना और व्यवहार के अवलोकन योग्य लक्षणों को पूरे सेट को उसका फेनोटाइप कहा जाता है। ये लक्षण पर्यावरण के साथ जीव के जीनोटाइप की अंतःक्रिया से उत्पन्न होते हैं। परिणाम स्वरूप किसी जीव के फेनोटाइप के कई पहलू विरासत में नहीं मिलते हैं। उदाहरण के लिए धूप से झुलसी त्वचा किसी व्यक्ति के जेनोटाइप और सूरज की रोशनी के बीच परस्पर क्रिया से आती है। इस प्रकार सिनटैन लोगों के बच्चों में नहीं फैलता है। हालांकि कुछ लोग अपने जेनोटाइप में अंतर के कारण दूसरों की तुलना में अधिक आसानी से टैन हो जाते हैं। इसका एक उल्लेख उदाहरणीय एल्बिनियम की विरासत वाले विशेषता वाले लोग हैं, जो बिल्कुल भी टैन नहीं होते हैं और सनबर्न के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। यह ज्ञात है कि वंशानुगत लक्षण डीएनए के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पारित होते हैं। एक अणु जो आनुवंशिक जानकारी से कूटबंध करता है। डीएनए एक लंबा बहुलक है जिसमें 4 प्रकार के आधार शामिल होते हैं जो विनिमय होते हैं। न्यूक्लिक एसिड अनुक्रम एक विशेष डीएनए अणु के साथ आधारों का अनुक्रम है। आनुवंशिक जानकारी निर्दिष्ट करता है। यह पाठ के एक अंश की वर्तनी बताने वाले अक्षरों के अनुक्रम के बारे में बराबर है। माइटोसिस के माध्यम से कोशिका के विभाजन होने से पहले डीएनए की प्रतिलिपि बनाई जाती है ताकि परिणामी 2 कोशिकाओं में से प्रत्येक को डीएनए अनुक्रम विरासत में मिले। डीएनए अणु का वह भाग जो एकल कार्यात्मक इकाई को निर्दिष्ट करता है जीन कहलाता है। विभिन्न जीनों में आधार का अलग अलग क्रम होता है। कोशिकाओं के भीतर डीएनए की लंबी श्रृंखला संघनित संरचना बनाती है जिन्हें क्रोमोसोम कहा जाता है। जीवों को अपने माता पिता से समजात गुणसूत्रों के रूप में आनुवंशिक सामग्री विरासत में मिलती है, जिसमें डीएनए अनुक्रम का एक अनूठा संयोजन होता है जो जीन के लिए कोड होता है। गुणसूत्र के भीतर डीएनए अनुक्रम के विशिष्ट स्थान को लोकस के रूप में जाना जाता है। यदि किसी विशिष्ट स्थान पर डीएनए अनुक्रम व्यक्तियों के बीच भिन्न होता है तो इस अनुक्रम को विभिन्न रूपों में एलील कहा जाता है। डीएनए अनुक्रम उक्त परिवर्तन के माध्यम से बदल सकते हैं, जिससे नए एलील उत्पन्न होते हैं। यदि किसी जीन के भीतर उत्परिवर्तन होता है तो नया एलील उस लक्षण को प्रभावित कर सकता है जिसे जीन नियंत्रित करता है, जिससे जीव का फेनोटाइप बदल जाता है। हालांकि जबकि एलील और लक्षण के बीच यह सरल पत्राचार कुछ मामलों में काम करता है, अधिकांश लक्षण अधिक जटिल होते हैं और जीवों के भीतर बीच कई परस्पर क्रिया करने वाले जीनों द्वारा नियंत्रित होते हैं। विकासात्मक जीव विज्ञानियों का सुझाव है कि आनुवंशिक नेटवर्क और कोशिकाओं के बीच संचार में जटिल अंतःक्रिया वंशानुगत विविधताओं को जन्म दे सकती है, जो कि विकासात्मक प्लास्टिसिटी और नहरीकरण में कुछ यांत्रिक को रेखांकित कर सकती है। हाल के निष्कर्षों के वंशानुगत परिवर्तन के महत्वपूर्ण उदाहरण की पुष्टि की है, जिन्हें डीएनए अणु की प्रत्यक्ष एजेंसी द्वारा समझाया नहीं जा सकता है। इन घटनाओं को एपिजेनेटिक इनहेरिटेंस सिस्टम के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो जीन पर करणात्मक एवं स्वतंत्र रूप से विकसित हो रहे हैं। एपिजेनेटिक वंशानुक्रम के तरीके और तंत्रों पर अनुसंधान अभी भी अपनी वैधानिक प्रारंभिक अवस्था में है, लेकिन अनुसंधान के नए क्षेत्र ने हाल ही में गतिविधियों को आकर्षित किया, क्योंकि यह सामान्य रूप से अनुवांशिकता और विकासवादी जीव विज्ञान के दायरे को व्यापक बनाता। डीएनए मिथाइलेशन मार्किंग क्रोमोमेटिन आदि निर्भर मेटाबॉलिक लूप आरएनए हस्तक्षेप द्वारा जीन साइलेंसिंग और प्रोटीन की त्रिआयामी संरचना जैसे कि प्रियसन ऐसे क्षेत्र है जहां जीव स्तर पर एपिजेनेटिक इनहेरिटेंस सिस्टम की खोज की है।
अनुवांशिक और भी बड़े पैमाने पर हो सकती है। उदाहरण के लिए आला निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से पारिस्थितिक विरासत को उनके पर्यावरण में जीवों की नियमित और बार बार की जाने वाली गतिविधियों द्वारा परिभाषित किया जाता है। यह प्रभाव की एक विरासत उत्पन्न करता है जो बाद की पीढ़ियों के चयन शासन में संशोधित और वापस फीड करता है। वंशजों को जीन और पूर्वजों को पारिस्थितिक क्रियाओं के से उत्पन्न पर्यावरणीय विशेषता विरासत में मिलती है। विकास में आनुवांशिकता के अन्य उदाहरण जो जीन के सीधे नियंत्रण में नहीं है, उन्हें सांस्कृतिक लक्षणों की विरासत, समूहांशिक और सहजीवन शामिल है। अनुवांशिक के ये उदाहरण जो जीन के ऊपर संचालित होते हैं मोटे तौर पर बहुस्तरीय तथा पदानुक्रमित चयन के शीर्षक के अंतर्गत आते हैं, जो विकासवादी विज्ञान के इतिहास में गहन बहस का विषय रहा है। विकासवाद के सिद्धांत से संबंध की बात करें, जब चार्ल्स डार्विन ने 1859 में विकास के अपने सिद्धांत को प्रस्तावित किया तो इसकी प्रमुख समस्याओं में से एक अनुवांशिक के लिए अंतर्निहित तंत्र की कमी थी। डार्विन सम्मिश्रण वंशानुक्रम और अर्जित गुणों के वंशानुक्रम के मिश्रण के विश्वास करते थे। वंशानुक्रम के सम्मिश्रण से केवल एक ही पीढ़ियों में आबादी में एकरूपता आ जाती और फिर उस आबादी से भिन्नता दूर हो जाती। इसके साथ साथ जिस पर प्राकृतिक चयन कार्य कर सकता है, इसके कारण डार्विन ने ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के बाद संस्करणों को और अपने बाद के जैविक कार्यों में कुछ लेमार्कियन विचारों को अपनाया। अनुवांशिक के बारे में डार्विन का प्राथमिक दृष्टिकोण यह रेखांकित करता था कि यह कैसे काम करती है। यह देखते हुए प्रजनन के समय माता पिता ने जो लक्षण स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं किए थे वे विरासत में मिल सकते हैं, कि कुछ लक्षण लिंग से जुड़े हो सकते हैं आदि तंत्र का सुझाव देने की तुलना में। डार्विन ने अनुवांशिक के प्रारंभिक मॉडल को उनके चेहरे भाई फ्रांसिस गेल्टन ने अपनाया और फिर इसमें भारी संशोधन किया, जिन्होंने अनुवांशिक को बायोमेट्रिक स्कूल की रूपरेखा तैयार की। गेल्टन को डार्विन के पेजोनेसिस मॉडल के पहलुओं का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला जो अर्जित लक्षणों पर निर्भर था। 1880 के दशक में अर्जित लक्षणों की विरासत का कोई आधार नहीं था, जब अगस्त बीजमैन ने चूहों की कई पीढ़ियों की पूंछ काट दी और पाया कि उनके संतानों में पूंछ विकसित होती रही। अगर इसके साथ हम इतिहास की बात करें तो पुरातन काल में वैज्ञानिकों के पास अनुवांशिक के बारे में विभिन्न प्रकार के विचार थे। थियोफेस्टस ने प्रस्तावित किया कि नर फूलों के कारण मादा फूल पकते हैं। हिप्पोक्रेटस ने अनुमान लगाया कि बीज शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा निर्मित होते थे और गर्भधारण के समय संतान में संचारित होते थे। और अरस्तु का मानना था कि गर्भधारण के समय नर और मादा के तरल पदार्थ मिश्रित होते हैं। एसिकल्स ने 458 ईसा पूर्व में पुरुष को माता पिता के रूप में और महिला को उसके भीतर बोए गए युवा जीवन के लिए नर्स के रूप में प्रस्तावित किया था। अनुवांशिक और प्राचीन समझ 18वीं शताब्दी में दो विवादित सिद्धांतों में परिवर्तित हो गए। एपिजेनेसिस का सिद्धांत और प्रीफॉर्मेंस का सिद्धांत अनुवांशिक की समझ के दो अलग अलग दृष्टिकोण थे। अरस्तु द्वारा उत्पन्न एपिजेनेसिस के सिद्धांत में दावा किया गया कि भ्रूण लगातार विकसित होता है। माता पिता के गुणों में परिवर्तन भ्रूण को जीवन काल के दौरान पारित हो जाता है। इस सिद्धांत की नींव अर्जित लक्षणों की वंशागति के सिद्धांत पर आधारित थी। प्रत्यक्ष विरोध में प्री फॉर्मेशन के सिद्धांत ने दावा किया कि जैसे वैसा उत्पन्न होता है, जहां रोगाणु माता पिता के समय संतान पैदा करने के लिए विकसित होगी। प्री फॉर्मेंसिस्टिक दृष्टिकोण का मानना था कि प्रजनन उस चीज को प्रकट करने का एक कार्य है जो बहुत पहले बनाया गया था। हालांकि 19वीं शताब्दी में कोशिका सिद्धांत के निर्माण से इस पर विवाद हो गया, जहां जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है, न कि किसी जीव के कुछ पुनर्निर्मित भाग। सम्मिश्रण वंशानुक्रम सहित विभिन्न वंशानुगत तंत्रों में उचित परीक्षण का मात्रा निर्धारित किया गया बिना परिकल्पना की गई थी और बाद में उन पर विवाद हुआ। फिर भी लोग कृत्रिम चयन के माध्यम से जानवरों की घरेलू नस्लों के साथ फसलों को भी विकसित करने में सक्षम थे। अर्जित लक्षणों की विरासत ने भी विकास पर प्रारंभिक लेमार्कियन विचारों का एक हिस्सा बनाया। 18वीं शताब्दी के दौरान डच माइक्रोस्कोपिक एंटिनो वैन लियोन हॉक ने मनुष्यों और अन्य जानवरों के शुक्राणुओं में एनीलोकस की खोज की। कुछ वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि उन्होंने प्रत्येक शुक्राणु अंदर एक छोटा आदमी होमनकुलस देखा। इन वैज्ञानिकों ने एक विचारधारा का गठन किया जिसे शुक्रा विज्ञानी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने तर्क दिया कि अगली पीढ़ी के लिए मादा का एकमात्र योगदान गर्भ था, जिसे होम्यून्यूक्लस बढ़ता था, और गर्भ के जन्म पूर्व प्रभाव थे। एक विरोधी विचारधारा ओविस्ट का मानना था कि भविष्य का मानव अंडे में था और शुक्राणु के केवल अंडे के विकास को उत्तेजित करता था।
ओविस्टस का मानना था कि महिलाएं अंडे देती थी जिनमें लड़के और लड़कियां होती थी और संतान का लिंग गर्भधारण से पहले ही निर्धारित हो जाता था। 1878 में एक प्रारंभिक शोध पहले सामने आई जब अल्फियत हयात ने पारिवारिक फेनोटाइप, नाक का आकार, कान का आकार आदि और रोग संबंधी स्थितियों के असमान विशेषताओं के व्यक्ति विशेष रूप से कम उम्र में संबंध में डेटा संकलित करके अनुवांशिक के नियमों का अध्ययन करने के लिए जांच का नेतृत्व किया। दिखावे परियोजनाओं में से एक उद्देश्य बेहतर ढंग से यह समझने के लिए डेटा को सारणीबद्ध करना था क्यों कुछ लक्षण लगातार व्यक्त किए जाते हैं जबकि अन्य अत्यधिक अनियमित होते हैं। अनुवांशिक के जनक की बात करें तो ग्रीन के कणीय वंशानुक्रम के विचार का श्रेय मोरावियन भिक्षु ग्रेगर मेंडल को दिया जा सकता है, जिन्होंने 1865 में मटर के पौधे पर अपना काम प्रकाशित किया था। हालांकि उनका काम व्यापक रूप से ज्ञात नहीं था और 1901 में इसे फिर से खोजा गया था। शुरू में यह मानना था कि मेंडलियन वंशानुक्रम केवल बड़े गुणात्मक अंतरों के लिए जिम्मेदार है, जैसे कि मेंडल ने अपने मटर के पौधों में देखा था। मात्रात्मक गिन के योगात्मक प्रभाव का विचार आराए थी। फिशर 1918 के पेपर द कोरिलेशन बिटवीन रिलेटिव्स ऑन और द साकार नहीं हुआ। मेंडलीव वंशानुक्रम का अनुमान मेंडलीव के समग्र योगदान ने वैज्ञानिकों को एक उपयोगी सिंह अवलोकन दिया कि लक्षण वंशानुगत होते हैं और उनका मटर के पौधों का प्रदर्शन मेंडलीव लक्षणों के अध्ययन का आधार बन गया है। इन लक्षणों का एक ही स्तर पर पता लगाया जा सकता है। 1930 के दशक में फिशर और अन्य लोगों के काम के परिणाम स्वरूप आधुनिक विकासवादी संश्लेषण में मेंडलीव और बायोमेट्रिक स्कूलों का आयोजन हुआ। आधुनिक संश्लेषण ने प्रायोगिक अनुवांशिकी और प्रकृतिवादियों के बीच दूरी को पाट दिया और दोनों के पुरातत्ववादियों के बीच यह बताते हुए कि सभी विकासवादी घटनाओं को ज्ञान, अनुवांशिक तंत्र और प्राकृतिकवादियों के अवलोकन संबंधी साक्ष्य के अनुरूप समझाया जा सकता है। विकास क्रमिक है। छोटे और अनुवांशिक परिवर्तन प्राकृतिक चयन द्वारा पुनः संयोजन प्रजातियों अन्य टेक्सा के बीच विसंगतियों को भौगोलिक अलगाव और विलुप्त होने नामकरण नहीं है माध्यम से धीरे धीरे उत्पन्न होने के रूप में समझाया गया। चयन अधिकांशतः परिवर्तन का मुख्य तंत्र है। जारी रखने पर मामूली फायदे भी महत्वपूर्ण है। चयन का उद्देश्य इसके आसपास के वातावरण में फेनोटाइप अनुवांशिक बहाव की भूमिका स्पष्ट है। हालांकि शुरू में डोबझांस्की ने इसका पुरजोर समर्थन किया था, लेकिन बाद में पारिस्थितिक अनुवांशिक के परिणाम प्राप्त होने पर इसे डाउनग्रेड कर दिया गया। जनसंख्या सोच की प्रधानता प्राकृतिक आबादी में मौजूद अनुवांशिक विविध विकास का एक महत्वपूर्ण कारक है। जंगल में प्राकृतिक चयन की ताकत अपेक्षा से अधिक थी। पारिस्थितिक कारणों का प्रभाव जैसे ही विशिष्ट व्यवसाय और ग्रीन प्रभाव के बदलाव का सभी महत्वपूर्ण है। इस विचार पर काफ़ी बहस हुई कि आबादी के प्रजनन रूप में पृथक होने के बाद जाति प्रजाति उत्पन्न होती है। पौधों में जाति प्रजाति के किसी भी दृष्टिकोण में पॉलीफोलाइडी के शामिल किया जाना चाहिए। विकास में मुख्य रूप से एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी के बीच एलीलस की आवृत्तियों में परिवर्तन शामिल होते हैं। जैसे फॉर्मुलेशन के बाद प्रस्ताव किए गए पारंपरिक दृष्टिकोण यह है कि विकासात्मक जीव विज्ञान ईवो डेवो ने संश्लेषण में बहुत कम भूमिका निभाई है, लेकिन स्टीफन जो गेल्ड द्वारा गोविंद बियर के काम का विवरण बताता है वह एक अपवाद हो सकता है। संश्लेषण के लगभग सभी पहलुओं को समय समय पर सफलता की अलग अलग डिग्री के साथ चुनौती दी गई। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि संश्लेषणात्मक विकासवादी जीव विज्ञान में एक महान मील का पत्थर था। इसने कई भ्रमों को दूर किया और द्वितीय विश्व युद्ध के युग में बड़े पैमाने पर अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार थे। हालांकि ट्रोफिम लेंसेको ने सोवियत संघ में, जिसे अब लिंसोवाद कहा जाता है, उस पर प्रतिक्रिया उत्पन्न की जब उन्होंने अर्जित गुणों की विरासत पर लेमार्कियन विचारों पर जोर दिया। इस आंदोलन ने कृषि अनुसंधान को प्रभावित किया और 1960 के दशक में भोजन की कमी पैदा हुई और यूएसआर को गंभीर रूप से प्रभावित किया। इसकी अगर हम प्रकार की बात करें तो जैविक वंशानुक्रम की एक विधा के विवरण में 3 मुख्य श्रेणियां हैं। शामिल लोगों की संख्या है, सम्मिलित गुणसूत्र हैं और इसके साथ बहुत सारी ऐसी बातें हैं। प्रमुख और अप्रभावी एलीलस है। वंशानुक्रम के तरीके और निर्धारण और विवरण की मुख्य रूप से वंशावली डेटा के सांख्यिकीय विश्लेषण के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। यदि शामिल लोकी ज्ञात है तो आणविक अनुवांशिक के तरीकों को भी नियोजित किया जा सकता है। प्रमुख और अप्रभावी एलीलस की बात करें तो एक एलील को प्रभावी कहा जाता है।
यदि यह हमेशा एक जीव फेनोटाइप की उपस्थिति में व्यक्त होता है बशर्ते कि इसकी कम से कम एक प्रति मौजूद हो। उदाहरण के लिए मटर में हरी फली के एलील, पीली फली के लिए एलील जी हरी हावी। इस प्रकार जीजी होमोजाइगोट या जीजी हेट्रोजिगोट एलील्स की जोड़ी वाले मटर के पौधों में हरी फलियां हो गई। पीली फली के लिए एलील अप्रभावी है। इस एलील का प्रभाव तभी देखा जाता है जब ये दोनों गुणसूत्रों जीजी होमोजाइगोट में मौजूद होता है। यह जाइगोसिटी से प्राप्त होता है वह डिग्री जिस तक गुणसूत्र या जीन की दोनों प्रतियों में समान आनुवंशिक अनुक्रम होता है। दूसरे शब्दों में किसी भी जीव में एलील्स की समानतक डिग्री होती है। एंजाइमों में वंशानुगत दोष आमतौर पर एक ऑटोसोमल फैशन और विरासत में मिलते हैं, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम की तुलना में अधिक गैर एक्स गुणसूत्र होते हैं, और एक अप्रभावी फैशन क्योंकि अप्रभावित जीन से एंजाइम आमतौर पर वाहक और लक्षणों को रोकने के लिए पर्याप्त होते हैं। दूसरी ओर संरचनात्मक प्रोटीन में वंशानुगत दोष जैसे ओसी टेंजिस, अपूर्णता, मार्फन सिंड्रोम और कई एहलर्स सिंड्रोम आमतौर पर ऑटोसोमल प्रभावशाली होते हैं, क्योंकि यह पर्याप्त है। कुछ घटक पूरी संरचना को बेकार बनाने के लिए दोषपूर्ण है। यह एक प्रमुख नकारात्मक प्रक्रिया है जिसमें एक उत्परिवर्तित जीन उत्पाद उसी कोशिका के भीतर और गैर उत्परिवर्तित जीन उत्पाद पर प्रतिकूल होता है। यह था आपका हेरिडिटी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।